अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आप इस कहानी की 16वीं किस्त मुलाहिजा करेंगे। खिला दें, उसने ऐसे कहा जैसे मेरा दिल रखने को जबरदस्ती तैयार हुई है। यूं भी वो एक गरीब घर की थी जहां 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। चाट खाना तो अयाशी थी। मैं उसे साथ लेकर चाट की दुकान पर पहुंचा। वहां और भी औरतें थीं जो सूखे पत्तों से बने प्यालों में चाट खा रही थीं। हम भी एक तरफ खड़े हो गए। चाट पहुंचाने वाले लड़के ने आकर पूछा, टोकन लिया? अगर नहीं लिया है तो काउंटर से ले ले। मैंने काउंटर पर पहुंचकर रकम अदा की और टोकन लेकर रशीदा के बराबर में खड़ा हो गया। वही लड़का फिर आया और टोकन लेकर चला गया। चाट खाते हुए मैंने गौर से देखा कि एक नौजवान बड़े गौर से मुझे देख रहा है। उसका यूं देखना खाली असलत ना था। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया कि कहीं और भी लोग तो नहीं हैं जो मुझे घेरना चाहते हों, मगर कोई दूसरा मुश्तबा नजर ना आया। बराबर में खड़ा दोहरे बदन का आदमी लाताल्लुक नजर आ रहा था। ये शहर मेरे लिए फंदा बनता जा रहा था। एक जमीले से निकलता था कि दूसरा सामने आ जाता था। बारीक बीनी से जायजा लेने के बावजूद कोई और नजर ना आया और मैं कुछ हद तक मुतमईन हो गया। मैंने सोच लिया था कि अगर उसने पहल की तो मैं भी करारा जवाब दूंगा। रशीदा ने जैसे ही चाट खत्म की, मैंने भी खाने की रफ्तार तेज कर दी। चाट खत्म करके दवाना फेंका और आगे बढ़ गया। जब से कलकत्ता आया था सिर्फ एक बार ट्रम में सफर किया था। इत्तफाक की बात है, उधर ट्रम डिपो की तरफ बढ़े और इधर ट्रम आकर रुक गई। चलो ट्रम का मजा लेते हैं, मैंने रशीदा से कहा। वो तो मुंह में कुंगनियां डालकर बैठी हुई थी। जवाब देने के बजाय मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ का दबाव बता रहा था कि वो मेरे ख्याल से मुतमईन है। मैंने ट्रम में कदम रख दिया। सामने ही 2 सीटें खाली थीं। यहाँ का रिवाज ही कुछ ऐसा था। औरतों के लिए एक भी मखसूस सीट ना थी। औरत और मर्द को इकट्ठा बैठना पड़ता था। मेरे बराबर में उसे बैठना पड़ा। वो बदन चुरा कर बैठी थी, इस तरह कि उसका जिस्म मुझसे ना टकरा जाए। ऐसे वक्त में रेखा याद आ गई। रशीदा की जगह वो होती तो मुझ पर लद सी जाती। उसका यूं बैठना मुझे अच्छा लगा, जबकि रेखा का लद जाना मुझे एक आंख ना भाता था। मैंने आदतन नजरें घुमाई और चौंक गया। वही लड़का गेट से करीब खड़ा था। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। ये कौन है, क्या इरादा रखता है? उसी पर गौर करने लगा। तभी मेरी नजर 2 सीट आगे बैठे शख्स पर पड़ी। उस पर वही आदमी बैठा था जो चाट वाली दुकान पर मेरे ही बराबर खड़ा था। अब मुझे लगा कि ये दोनों मिलकर मुझे घेर रहे हैं। मैंने आगे का सफर मौखर कर देना चाहा और उठकर खड़ा हुआ। हमारे ख्याल से दुनिया की सबसे सुस्त सवारी का नाम ट्रम है। इतने धीरे धीरे चलती है कि आदमी बाआसानी उतर जाए, चढ़ जाए। ट्रम से उतरने के लिए मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे कि दोहरी जिसामत वाला शख्स भी अपनी सीट से खड़ा हो गया। रशीदा भी मेरे साथ साथ थी। जैसे ही ट्रम रुकी, मैंने रशीदा को उतरने का कहा और नीचे उतर गया। रशीदा नीचे उतरी, उसके बाद वो मोटा उतरा। गेट पर खड़ा नौजवान भी नीचे उतर गया था। ट्रम से उतरकर मैंने रशीदा से पूछा, ये कौन सा इलाका है? क्या तुम इसे पहचानती हो? हाँ, ये टालीगंज है, रशीदा ने जवाब दिया। काफी आगे जाने के बाद एक पार्क नजर आया जो एक खूबसूरत बागीचे का मंजर पेश कर रहा था। जगह जगह ऊंची ऊंची झाड़ियों की भाड़ थी। बाड़ लगाने वाले ने बहुत मेहनत की थी। 2 फुट चौड़ी और 12-15 फुट लंबी बाड़, फिर उसको क्रॉस करती इतनी ही लंबी चौड़ी दूसरी बाड़। अजीब सी भूल भुलैया बनी हुई थी। दरमियान में पथरीली सड़क, ऐसी सड़क कि उस पर गुजरने वाला नजर भी ना आए और छुपा भी रहे। रशीदा मेरा हाथ पकड़े हुए थी। हम छोटे छोटे कदम उठाते टहलने के अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। ये बाड़ इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि लोग टहलने का शौक पूरा करें। हम आगे बढ़ते बढ़ते दाहिनी जानिब मुड़ गए ताकि फिर एक चक्कर लगा लें, मगर मुड़ते ही ठिठक गए। यकायक वो सामने आ गया, वही नौजवान जो तमाम रास्ते हमारे साथ साथ रहा था। शायद वो बाढ़ की वजह से मुझे देख नहीं पाया था, इसीलिए सामने आ गया था। मगर जिस तेजी से वो सामने आया था उसी तेजी से मुड़ा भी था और बाईं जानिब की झाड़ियों में गुम हो गया था। पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी और उसी तरफ मुड़ गया था। हर तरफ सन्नाटे का राज था। इक्का दुक्का जोड़े इधर उधर बैठे नजर आए, वो भी इस तरह कि एक नजर में दिखाई न दें। उनका जायजा लेता हुआ मैं जैसे ही मुड़ा, मेरे सामने वो मोटा आ गया जिसे मैंने चाट की दुकान पर और ट्रम में भी देखा था। उसने भी मुझे देख लिया था और फुर्ती से मुड़ गया था। जिन दोनों पर ताक्कुब का शुबा था वो दोनों ही मुझसे कतरा रहे थे। गोया मुझे घेरने के लिए इन्हें कुछ और आदमियों का इंतजार था। कुछ और लोग आए, उससे पहले मैं यहाँ से फरार हो जाना चाहता था। मेरे दिल ने मशवरा दिया और मैंने पार्क से निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन फैसले पर अमल दरामद का मौका नहीं मिला। अचानक ही मेरे अकब में आहट उभरी थी और मैं फुर्ती से मुड़ा था। मेरे अकब में 2 अफराद बड़े आ रहे थे। उनमें से एक तो वही नौजवान था जबकि दूसरा पहली बार दिखाई दिया था।
इन दोनों के हाथों में उस्तरे थे। नौजवान ने मुझे मुड़ते देखकर तेज आवाज में बोला, अगर तुम वाकई समझदार आदमी हो तो हमारी हदायत पर अमल करो। सबसे पहले जेब में जो असला है उसे फेंक दो। मैं निहत्था था, उसका इजहार अल्फाज में कर दिया, जिसे सुनकर वो बोला, कोई भी चालाकी तुम्हारे लिए बेमकसद साबित होगी, अपने हाथ बुलंद करो। इस बार उसकी आवाज में बेपनाह सख्ती थी। दूसरा शख्स लंबे कद का और दुबला पतला आदमी था और खासा खतरनाक मालूम होता था। मैं एक लम्हे तक सोचता रहा और उसके बाद हाथ बुलंद कर दिए। अब सूरत हाल से समझौता करने के अलावा कोई तरीका कार नहीं था। अच्छे बच्चे हो, अब यूं करो कि पार्क से निकलकर कार की तरफ मुड़ो और चलते रहो, लेकिन खबरदार, अभी हमने तुम्हारी तलाशी नहीं ली है। अगर तुम्हारी जेब में कोई और हथियार है तो उसे निकालने की कोशिश मत करना। यह लंबे कद वाले का हुक्म था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की सिमत बढ़ने लगा। यूं भी रशीदा के साथ होने की वजह से मैं फौरन कोई कदम उठाना नहीं चाहता था। ये लम्हात मेरे लिए सोचने के लम्हात थे। अपने आप को उनकी तहवील में दे दूं या फिर इनके चंगुल से निकलने की कोशिश करूं, दोनों में से कौन सी राह बेहतर होगी। तभी दिमाग ने मशवरा दिया, किसी के चुंगल में फंस जाना मुनासिब नहीं है, मगर कैसे पीछा छूटेगा। जहन उलझ सा गया और फैसला करना मुश्किल हो गया। वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और शायद इस दौरान मेरे बारे में ये अंदाजा लगाने लगे थे कि मैं एक बुज़दिल आदमी हूँ और खामोशी से उनके अहकामात पर अमल करूंगा। ये बेहतर मौका था कि मैं इन्हें डिच दे दूं। चुनाचे मैंने एक लम्हे के लिए हालात का तज्जिया किया। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना फासला कम कर रहे थे और अब मुझसे इतने पीछे थे कि अगर मैं एक उल्टी छलांग लगाता तो इन तक पहुंच जाता। इनके हाथों में दबे हुए उस्तरे भी बेपरवाही के अंदाज में पकड़े हुए थे और वो बआसानी मार खा सकते थे। अब पार्क का गेट करीब था कि अचानक मैंने अपने बदन को तोला और उल्टी छलांग लगा दी। मैं उस शख्स पर जा पड़ा जो निस्बतन आगे था। नौजवान उससे पीछे था। एक लम्हे के लिए मैं उसके शाने पर रुका और दूसरे लम्हे मैंने एक जोरदार लात उसके दाएं हाथ पर लगाई जिसमें उस्तरा था। चूंकि मेरा ये अमल गैर मुतवक्को और इंतहाई सख्त था, इसलिए वो कुछ ना समझ सका और सिर्फ मेरी लात बल्कि एक बकिया वजन को भी बर्दाश्त ना कर सका और पथरीली जमीन पर बुरी तरह गिरा। मेरे पूरे बदन का बोझ उस वक्त उसकी गर्दन पर था। चुनाचे उसका सर इस कुव्वत से जमीन से टकराया कि खासी जोरदार आवाज हुई। पीछे मौजूद नौजवान जो इस सूरत हाल को समझ नहीं पाया था, होशियार होकर मुझ पर लपका। मैं तो करवट बदलकर एक तरफ हो गया, लेकिन उस बदबख्त की शामत ही आ गई जो मेरे बजाय अपने साथी के बोझ तले दब गया था। चूंकि नीचे पथरीली सड़क थी जिसके नुकीले पत्थर भी उसे चुभ रहे थे, ऊपर दो अफराद का बोझ, नीचे नोकदार पत्थर। उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकली। दूसरी चीख नौजवान की थी जिसके सर पर मैंने उठते ही ठोकर मार दी थी। पता नहीं रशीदा को क्या सूझी कि वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। उसने वही पड़ी एक ईंट उठा ली और पहले उसने उसे हाथों पर तोला, फिर उसे उस नौजवान के सर पर दे मारा। सर पर ईंट पड़े और सर सलामत रह जाए, ये नामुमकिन सी बात थी। नौजवान का सर फट गया। जरब इतनी शदीद थी कि वो उठ भी ना सका, बेहोशी की बाहों में सो गया। ये सिर्फ चंद मिनटों की कहानी थी। जिस तेजी से शुरू हुई थी उसी तेजी से खत्म हो गई। दोनों बेहोश होकर जमीन पर सीधे सीधे पड़े थे कि वही मोटा सामने आ गया। उसे देखकर फिर होशियार हो गया। मैं खुद को तैयार कर लिया था कि जैसे ही वो हमला करेगा मैं उसे भी तगड़ी मार कर गिरा दूंगा, मगर ऐसा मौका नहीं आया। वो संभल संभल कर करीब आया। करीब पहुंचते ही बोला, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, पार्क में भगदड़ मच गई है। चौकीदार ने पुलिस को फोन कर दिया होगा, अब वो पहुंचने ही वाली होगी। मगर तुम कौन हो, उनके साथी नहीं हो क्या? मैंने पूछा। नहीं, ये दोनों मुझे घेर रहे थे, शायद मुझे कत्ल करना चाहते थे। अपना तारुफ रास्ते में करा दूंगा, तुम्हारे साथ लड़की है, इसलिए जल्दी बाहर निकलो। मैंने उसका कहा मान लिया और भागने की रफ्तार से बाहर निकल आया। रशीदा ने मेरी तकलीद की थी। मोटा मुझसे पहले ही बाहर निकला था। उसने एक टैक्सी रोक ली थी, दरवाजा खोलकर अंदर बैठ चुका था और अब मुझे अंदर आने का इशारा कर रहा था। मैंने रिस्क लेने का तहैया कर लिया और उसके बराबर में बैठ गया। रशीदा भी अंदर आ गई थी। हमारे बैठते ही टैक्सी चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसने कहा, अब बताओ तुम कौन हो और उनसे क्यों भिड़ रहे थे? इब्तिदा उन्होंने की थी। हम लोग तो सैर के लिए निकले थे, रास्ते में रुककर चाट खाने लगे। तभी मेरी नजर उस नौजवान पर पड़ी जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं समझ गया कि ये राहजन है और मुझे लूटना चाहता है, इसलिए सामने से आती हुई ट्रम में चढ़ गया। वो उसमें भी आ गया। फिर मैं टालगंज में उतरा तो वो भी उतर गया। फिर जब पार्क में पहुंचा तो वहां भी पहुंच गया। मेरी बात खत्म होते ही उसने जोरदार कहकहा लगाया और टैक्सी वाले को रुकने का इशारा दिया। टैक्सी रुकते ही वो नीचे उतर गया। फिर किराया देते हुए बोला, दोस्त आओ, जुदा होने से पहले हम एक एक कप चाय पी लें। वहाँ कैबिन में जाकर अपना हुलिया भी दुरुस्त कर लेना। बाल बिखरे हुए और शर्ट मसली हुई है, पैंट पर भी धब्बे नजर आ रहे हैं।
मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली और उसके साथ सामने वाले होटल में चला गया। वो हमें साथ लेकर एक फैमिली कैबिन में पहुंचा। टेबल की दूसरी जानिब रशीदा और इधर हम बैठ गए। उसने हिप पॉकेट से कंघी निकाल कर दी। मैंने जल्दी जल्दी बाल सीधे किए, फिर शर्ट की क्रीज दुरुस्त कर ली। इतनी देर में बहरा चाय और कुछ स्नैक्स ले आया। चाय का सिप लेते हुए वो बोला, कहाँ से आए हो? क्योंकि बोलचाल से तो यहाँ के नहीं लगते। लखनऊ से आया हूँ, मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा। अच्छा, तुम मोहम्मदीन हो। मेरा नाम माइकल डिसाई है, CID ऑफिसर हूँ। वो लड़का जिसे तुमने बेहोश किया है पल्लवी का आदमी है। पल्लवी के बारे में तहकीक चल रही है। हमें शक है कि वो नकली नोट छापता है। मैं उस पर नजर रखे हुए था कि तुम बीच में आ गए। तुम्हारे साथ लड़की थी इसलिए जल्दी नजरों में आ गए। इतना इत्तेफाक कहूंगा कि वो चाट वाले की दुकान पर पहुंचा तो तुम भी वहां आ गए। जब वो ट्रम में चढ़ा तो वहां भी तुम पहुंच गए। वो पार्क में पहुंचा तो तुम भी वहां मौजूद थे। इसलिए उसने समझा होगा कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, जबकि उसका ताकुब मैं कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा। गोया मुगालते में इतना कुछ हो गया। मैं भी हंसकर बोला, और क्या कहा जा सकता है। वैसे ये कलकत्ता है, यहाँ कदम कदम पर हंगामे होते ही रहते हैं। जब तक यहाँ रहो पूरी तरह होशियार रहो, वरना अनजाने में ही जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। फिर उसने रशीदा का जायजा लेकर कहा, ऐसा लगता है इनकी शक्ल मेरी किसी जानने वाले से मिलती जुलती है। देखा देखा सा चेहरा है। हो सकता है ये ऐसा अक्सर होता है कि किसी अनजान आदमी को देखकर लगता है कि कहीं देखा है। खैर, ये फोन नंबर रख लो। जहाँ रहते हो कभी मेरी जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। अगर मैं मौजूद ना भी हुआ तो पैगाम मुझे मिल जाएगा। कहकर वो वहां से खड़ा हो गया। उसके बाहर निकलते ही हम भी बाहर आ गए। बाहर आकर टैक्सी पकड़ी और अलीपुर पहुंच गए। अलीपुर के उस बंगले में दाखिल होने तक मैं सोच में गुम रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे जल्लू में हंगामे पहुंच जाते हैं। ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी का महफर हंगामा आराई है। अच्छा खासा गिलगित में जिंदगी गुजार रहा था कि फौज में जाने का सिंक सवार हो गया। फौज में आया तो मैदान जंग में दाखिल कर दिया गया। एक फौजी की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मैदान जंग होता है, मगर मुझे तो जंग से उस तरह दूर रखा गया था कि एक भी गोली ना चला पाया था। और जब जंग का इख्तिताम हुआ तो दुश्मन मुल्क का मेहमान था। ऐसा मेहमान जो खुद अपने लिए वबाले जान बना हुआ था। पहले ही दिन से जिंदगी फिल्मी कहानी बन गई थी। बगैर शादी के एक बीवी का शोहर और एक पली पिलाई बेटी का बाप बन गया था। उसके बाद तो जिंदगी का हर लम्हा हंगामा परवर साबित होने लगा। अभी भी जो कुछ हुआ वो भी भुलाने के काबिल नहीं था। मैं सोच के गर्दाप में गोताजन था कि रेखा की आवाज ने चौंका दिया। आ गए। वो तपी बैठी थी। जितनी देर में घर से बाहर रहा था यकीनन वो पेचो ताप खाती रही होगी। मुंह में कुंगनियां डाल रखी हैं, बोलते क्यों नहीं हो? उसने तकरीबन चीख कर कहा। मैंने उसकी जहनी हालत का अंदाजा लगा लिया था। मुझे डर था कि कहीं वो रशीदा पर ना पल पड़े। इतनी मुश्किलों से तो उसकी जहनी रूह को बदला है, कहीं वो भी लड़ने पर आमादा ना हो जाए। दोनों लड़ने बैठ जाएंगी तो मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यही सोचकर मैंने रेखा को मनाना चाहा। क्या बात है, इतनी उम्दा साड़ी, ये जूड़े में जो फूल और ये हाथों में भर भर चूड़ियां, ये चेहरे पर गाजी की तय। क्या शहर भर में बिजली गिराने का इरादा है? औरत को चित करने का सबसे बड़ा हथियार तारीफ हुस्न है। रेखा भी फौरन चाल में आ गई। इसने गुस्सा भूलकर कहा, मैं इस इंतजार में थी कि तुम आओगे तो मैं भी कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ सैर को जाऊंगी। ऐसा क्या? यही बात मैं भी सोच रहा था, इसलिए इतनी देर में आए हो? उसने मुंह फुलाकर कहा। ऐसा लगता था जैसे वो सचमुच मेरी बीवी हो। ऐसी बीवी जो शोहर को उंगलियों पर नचाती हो। मगर मैं जानते बूझते कासा लेसी करने लगा। तो क्या हुआ? आओ चलो, कुछ देर हर फिक्र से आजाद होकर बाहर से होकर आते हैं। मेरी बात सुनकर उसने तीखे अंदाज में मुझे घूरा, जैसे ये जुबान खामोशी कह रही हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मगर वो तो यही चाहती थी, इसीलिए बोली। फिर देर किस बात की? देर मैं नहीं तुम कर रही हो, कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। बढ़ते हुए मेरी नजर उस कमरे की तरफ उठ गई जिसमें रशीदा को ठहराया था। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने इस तरह से मुंह बना रखा था जैसे कड़वी गोली मुंह में हो। इन दोनों की रस्साकशी ने मुझे घनचक्कर बना दिया था। मैंने जल्दी से नजरें मोड़ी और बाहर निकल आया। बंगले के पोर्च में पहुंचा तो रेखा भी निकल आई। उसने दाएं बाएं देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, वो तुम्हारी दुलारी नजर नहीं आ रही? क्या अटवाटी खटवाटी लिए पड़ी है? मेरे ख्याल से वो अंदर ही होगी। गोली मारो उसे, चलो तुम, अंधेरा हो जाएगा। मैंने ऐसे अंदाज में कहा जैसे उसके अलावा मैं किसी और की तरफ देखने की जसारत तक नहीं कर सकता। मजा तो अंधेरे में ही है। कहते हुए वो मुझसे जुड़ सी गई। उसने तेज परफ्यूम लगा रखा था। परफ्यूम अच्छी चीज है, लगाना चाहिए, मगर पूरी बोतल उलट लेना भी मुनासिब नहीं। मुझे वहशत सी होने लगी। मैंने दरमियान में फासला रखने के लिए बाजू छुड़ाना चाहा, मगर वो चिमट सी गई थी। उसकी इस हरकत पर मुझे लगता था कि वो सिनकी है। यह हालत ही मजबूरी में खुद को घसीटता हुआ गेट तक आया।
शायद मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ था कि बाहर पहरे पर बैठे गुलफाम के आदमी मुस्कुराते नजर आए। सड़क पर आते ही मैंने टैक्सी के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई। ईडन गार्डन चलना है, वो लवर स्पॉट है, प्यार करने वालों की जगह। रेखा ने मुझ पर पूरा वजन डालकर कहा। मेरे दिल में गूंज सी पैदा हुई। मियाँ जी आज खैर नहीं। ईडन गार्डन कैसी जगह है उसका अंदाजा है, वहाँ ये कुछ कर ना बैठे। मैं इसी ख्याल में था कि सामने से टैक्सी आती नजर आई। मैंने उसे रुकने का इशारा दिया, नजदीक आकर रुक गई। मैंने ड्राइवर से पूछा, ईडन गार्डन चलोगे? टैक्सी वाला फौरन राजी हो गया। यूँ भी यहाँ की ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी कि टैक्सी मीटर से चलती और मीटर ज्यादा तेज भी नहीं चलता था। फिर जहाँ के लिए कहें ड्राइवर फौरन राजी हो जाता था। हम टैक्सी में सवार हो गए। टैक्सी चल पड़ी, मगर मेरे जहन की गर्द कम न हुई। मैं खिड़की से लगा बाहर का नजारा करते हुए भी सोच में गर्क रहा। बाहर जिंदगी पूरी तरह जवान थी। दुकानों पर भीड़ थी, फुटपाथ भरे हुए थे और लोगों का रेला साहिल पर चल रहा था। औरतें भी थीं और मर्द भी। मुझे यहाँ की हर सड़क ऐसी ही भरी पूरी नजर आई, मगर ये गहमा गहमी ज्यादा दूर तक फैली नजर न आई। बाजार से बाहर निकलते ही बंगलों की कतार नजर आई। यहाँ लोग कम कम थे। फिर कुछ आगे जाने के बाद तो बिल्कुल वीरान सा नजर आने लगा। पोश इलाके की एक ये भी खराबी है कि सड़क पर लोग नजर नहीं आते, बस उधर मोड़कर खड़ी कर दो। रेखा ने कहा, हम पैदल चलना चाहते हैं। टैक्सी वाले ने हुक्म मान लिया और टैक्सी खड़ी कर दी। मैंने किराया अदा किया, फिर उसके साथ आगे बढ़ने लगा। उसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। ये इसीलिए कहा कि उसने मेरे बाजू में अपना बाजू डालकर जकड़ रखा था। इसी हालत में हम आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ स्ट्रीट लाइट भी निस्बतन कम थी। ऐसा माहौल मोहब्बत करने वालों के लिए आइडियल होता है, इसीलिए वो मुसलसल अपने बदन की गर्मी का एहसास मुझे कररा रही थी। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि मेरी नजर सड़क के एक मोड़ पर एक अजीब मंजर पर पड़ी। दरअसल मैं रेखा को खुश करने के लिए दिल लगी कर रहा था। सड़क पर एक तरह से सन्नाटा तारी था। कभी कभी में कोई गाड़ी गुजर जाती थी। स्ट्रीट लाइट रोशन थी। इस लाइट में वो मंजर नजर आया था। पहले मैंने इसे वहम समझा था, मगर वो बसारत की अदूली नहीं थी। वाकई वहाँ 4 आदमी खड़े थे, ऐसे जैसे मेरे ही इंतजार में हों। उनमें से 2 को मैं पहचान गया था। एक तो वही था जिसे आदिल के घर में मैंने बेहोश किया था। दूसरा वो था जो विक्टर की कैद में मुझे खाना देकर जाया करता था। 2 अनजान आदमी भी थे। ये 4 बंदे मेरे लिए कुछ न थे, मगर इस वक्त मेरे साथ रेखा थी और इलाका भी अनजान था। जिस किसी ने कहा है ना कि मर्द औरत की वजह से बुज़दिल हो जाता है, ठीक ही कहा है। इस वक्त मैं भी खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। इन्हें देखकर मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। दाएं जाने बस स्टॉप था। स्टॉप के बेंच के नजदीक वो सब खड़े थे। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उनमें से एक खंजर लहराता हुआ हमारी तरफ दौड़ा। खंजर की झलक रेखा ने भी देख ली थी, क्योंकि उसकी पकड़ मेरे बाजू पर सख्त हो गई थी। मैंने कहा, रेखा दौड़ो।